एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 है जो हमारा उसका हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हाफ चैप्टर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था जनपद और महाजनपद के बारे में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस टाइम के लोगों में कृषि में क्या परिवर्तन आए और टैक्स वगैरह लगने शुरू हुए, तो उसके बारे डिस्कस जो कि हमने करने जा रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बिना स्किप कीजिए वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। मैंने खुद अपनी सेल्फ स्टडी कर फर्स्ट टाइम सीटेट क्लियर किया है, तो इसीलिए मेरे थ्रू मैं आपको सिर्फ जस्ट मैसेज देना चाहती हूँ कि पढ़ना बहुत आसान है, ये बिल्कुल टफ़ नहीं है। आप पहली बार में ही सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले उन्होंने दिया है कि जनपद और महाजनपद राजा बनने लग गए थे, राजा सेना रखने लग गए थे और सिपाहियों को वेतन दिया जाने लगा था। अब जनपद और महाजनपद के राजा जब बने तब उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिसे कर कहा जाता है। महाजनपदों के राजा एक विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता जाने की लोड होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए हुए उपहार पर निर्भर ना रहकर निरंतर रूप पर टैक्स वसूला करते थे, यानी कि टैक्स लिया करते थे। अब ये टैक्स कहाँ कहाँ पर लगते थे? फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे टैक्स। इसमें बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत सारे लोग कृषक होते थे, जिसका उपज जो कि 1/6 1.5/6 का हिस्सा के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? भाग। तो ये वाले इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाग कौन सा है, कितना लगा, कितने परसेंटेज लगा, है ना, ऐसे। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कारीगरों के ऊपर लगाया गया कर श्रमिक के रूप में चुकाए जाते थे, जिसमें कौन से आते थे? बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में दिए जाने वाले दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों और जानवरों या उत्पादकों के रूप में भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों के सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखोट तथा संग्रह से जंगलों से वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि टैक्स जो है कि वो मनी ही यूज़ करते थे, चीज़ों का आदान प्रदान भी करा करते थे। नेक्स्ट है कृषि में उस टाइम कौन से परिवर्तन आए? इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। अब जो हल थे उसमें फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता है। सबसे पहले तो लकड़ी के यूज़ करते थे हल, उसके बाद जनपद और महाजनपद के टाइम में उन्होंने लोहा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इससे फसलों की उपज जो कि बढ़ने लगी। दूसरा क्या परिवर्तन आया? उन्होंने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौधों को तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सबसे पहले वो बीज बोकर ही फसल उगाते थे, अब उन्होंने पौधों को रखना शुरू कर दिया और उसी तरह लगाना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना से बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें से कर्म तोड़ जो कि मेहनत करनी पड़ती थी, और ये काम ज़्यादातर कौन करते थे? दास दासी, भूमिहीन क्षेत्रीय मजदूर, जिन्हें कमकार कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है किसी एग्ज़ाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप प्लीज़ इसे नोट ज़रूर करते जाइए। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, नहीं है तो गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से उस टाइम जो कि राजधानियाँ फेमस थी। सबसे ज़्यादा जो थी वो थी मगध। फर्स्ट चैप्टर में भी मगध के बारे में बताया गया है। लगभग 200 साल के भीतर मगध एक सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कहाँ पर था? गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यहाँ पर यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जो कि जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उसे मेहनत करवाई जाती थी, सेना के काम में लिया जाता था, और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे का भी अक्साई खदानें थी। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी था। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मगध क्यों इम्पोर्टेंस बना, मगध इतना कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ से प्रोवाइड हो रही थी।
मगध में दो शक्तिशाली शासक थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दो शक्तिशाली शासक कौन थे? एक था बिम्बिसार तथा अजातशत्रु, अजातशत्रु भी कहा जाता है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधना अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्हें अपने नियंत्रण में एक क्षेत्र इसी उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, यानी कि इन दोनों में से एक ने पूरा उत्तर पश्चिमी भाग को अपने राज्य में ले लिया, जिसे बिहार में, जिसे राजगीर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे आधुनिक राजगिरी, और कई सालों तक ये मगध की जो कि राजधानी बनी, और बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहा जाता है, ये भी मगध की राजधानी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हाफ हिस्सा उनके अधीन है, उनके पास है राज्य, तो वो कितना शक्तिशाली राजा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 300 साल से पहले की बात है कि मैसेडोनिया का एक राजा, कौन सा राजा? मैसेडोनिया का एक राजा था सिकंदर। वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने से वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, जाने कि वो पूरे ही विश्व विजय, वर्ल्ड वॉर करना चाहता था, और मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्यों को जीतता हुआ, लड़ाई करते हुए जीतता हुआ, वो भारतीय उपमहाद्वीप के में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर जाना शुरू किया तो उसके सिपाहियों ने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि वह इस बात से डर गए कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, बट हमारे पास नहीं है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगध जो कि कितना फेमस था, वो उसे भी जीतना चाहता था, बट पूरा वर्ल्ड वॉर को जीतता हुआ, पूरे शहरों को जीतता हुआ जब वो मगध के नज़दीक पहुंचा तो वो वापस चला गया, क्योंकि उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है वज्जी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही एक राज्य था, वो था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है। ये एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी, जहाँ एक शासन व्यवस्था थी जिसे कहा जाता था गण और संघ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गण और संघ के बारे में हम जब महावीर बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तब वो गण और संघ के बारे में भी उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है। बाकी हम देख लेते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले एक समूह को कहा जाता है, यानी कि जो समूह थे वो गण थे, और संघ का मतलब था संगठन, यानी कि सभा, जिसमें वो डिस्कशन करते थे किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो उसे संघ कहा जाता था। तो हमने यहाँ पर हम देखते हैं गण और संघ में कई शासक होते थे। कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा भिन्न विधि विधान और निष्ठ एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर वह बातचीत, बहस और डिस्कशन के जरिए ये तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटाने के लिए वह चर्चाएं करते थे। स्त्रियों, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ये इम्पोर्टेंट है। कमकार हमने पहले ही पढ़ा है, जो खेती और मजदूर होते थे वो इसमें हिस्सा नहीं लेते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध तथा महावीर, जिसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे, है ना। बुद्ध क्षेत्र के संघ जीवन में बहुत ही संजीव इसका वर्णन जो किया मिलता है, संघ और गण दोनों जाने का, मैंने आपको पहले ही बताया। वज्जी संघ का ये वर्णन कहाँ पर मिलता है? दीन नायक एक पुस्तक में मिलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दीन नायक एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान किए, और ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। नीचे देखिए अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अब मैंने बताया मगध का था राजा, तो वज्जी जो कि है बहुत ही नज़दीक एक राजधानी होती थी, वो उसे आक्रमण कर जीतना चाहता था, अपने हिस्से में लेकर आना चाहता था। बट अजातशत्रु का जो मंत्री था, जिसका नाम था वरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर जितने भी चैप्टर आएंगे, राजे आएंगे, उनके जो मंत्री आएंगे, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से बहुत से क्वेश्चन आज तक के 2011 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों में से पूछे गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। जब वो आक्रमण करना चाहता था अजातशत्रु वज्जी के ऊपर, तो वज्जी का मंत्री जो कि है, उसने वरस्कार को किसके पास भेजा? बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने उनसे सबसे पहले ये पूछा कि वज्जी में जो कि सभाएं होती हैं वो क्या नियंत्रण रूप में होते हैं? क्या सभी सदस्य जड़े उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो वज्जी
वासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक, बुद्ध ने कहा वो तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक वह पूर्ण तौर पर नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, परंपराएं नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों को ध्यान देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांव में चेते रख रखाव करेंगे और विभिन्न मतलबी संतों का सम्मान करेंगे, आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। मतलब कि वज्जी में जब वो गण और संघ बुद्ध की को मानते थे तो उनमें से एकता थी, जब तक उनकी एकता नहीं टूटेगी अजातशत्रु उन्हें नहीं जीत पाएगा। तो ये उसने उसके मंत्री से पूछा कि ये सब कुछ होता है वहाँ पर, अगर होता है तो तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। तो ये उसका कहने का मतलब था बुद्ध का उनके मंत्री को। नेक्स्ट है कई शक्तिशाली राज्य जो इन संघों को जीतना चाहते थे, बट इसके बावजूद भी राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। उसके बाद गुप्त शासकों और गण संघों पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल किया। किन्होंने किया? गुप्त शासकों ने गण और संघ को अपने विजय में प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापन की जिसे प्रजातंत्र और गणतंत्र कहा जाता है। किसे? यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते देखो, एटलस में किसे ढूंढना है? यूनान और एथेंस में। यानी कि यूनान और एथेंस के लोग जो थे वो एक शासन व्यवस्था चलाते थे जिसकी स्थापना की गई। शासन व्यवस्था की स्थापना की गई कब की गई? 2500 वर्ष पूरा। और इसे क्या कहा जाता था? प्रजातंत्र और गणतंत्र कहा जाता है। ये व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता थी जो दास नहीं थे, यानी कि जो गुलाम नहीं थे। वहाँ एक सभा भी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी और इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और क्रियाशील के काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार जो कि है नहीं मिले थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।